आज के वीडियो में हम लोग नदी के कार्य के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग बहिर्जात बल के बारे में बात कर रहे थे उस समय हम लोग अपर्दन के बारे में कुछ बात किए थे। आज फिर से मैं अपर्दन के बारे में कुछ हम लोग बात कर लें तो नदी के कार्य पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो नदी के 3 प्रकार के कार्य होते हैं: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। अपर्दन में नदी चट्टानों को तोड़ती है, काटती है। स्थानांतरण में या फिर परिवहन में नदी उस कटे हुए या फिर काटे हुए चट्टान का परिवहन करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को पर लेके जाती है। और निक्षेपण में नदी उस ट्रांसपोर्टेड मटेरियल या फिर स्थानांतरित पदार्थ को जमा करती है, तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। तो नदी काटती भी है, नदी उसका परिवहन करती है और नदी उसका निक्षेपण कहते हैं। तो तीनों के सम्मिलित रूप के नदी के अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के सम्मिलित रूप को नदी का कार्य कहते हैं। नदी मुख्य रूप से ये 3 कार्य ही करती है: अपर्दन करती है, परिवहन करती है और निक्षेपण करती है। और अब देखेंगे कि नदी अपर्दन कैसे करती है। तो नदी अपर्दन 4 तरीके से करती है। नदी का जलगति क्रिया होता है, हाइड्रोलिक एक्शन, अपघर्षण करती है, सन्निघर्षण करती है और घोलन करती है। जब नदी का जल अपने शक्ति के कारण, अपने गतिक शक्ति के कारण, मूविंग फोर्स के कारण किसी चट्टान को ठोकर मारकर तोड़ देती है, तब उस क्रिया को हम लोग हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। अपघर्षण क्या होता है कि जब नदी का जल किसी दूसरे या फिर चट्टानों को घिस करके, खरोंच करके उसका नाश करती है, तब उसके हम लोग कोरोजन कहते हैं। नदी का मार्ग बहुत तेज होता है, ठीक है, सॉरी, नदी का जो जल होता है वो बहुत तेज होता है। तो नदी का जल तेज होने के कारण उसके साथ बहुत सारे कंकर पत्थर चलते रहते हैं। तो जब नदी के जल में प्रभावित होने वाले पत्थर नदी के गति के कारण उछलते हैं तो आपस में टकराते हैं। उस टकराने के कारण क्या होता है, वो पत्थर या चट्टानों के टुकड़े टकराने के कारण आपस में टूटते रहते हैं। तब उस क्रिया को हम लोग सन्निघर्षण कहते हैं। मतलब चट्टान जब उछलता है, उछलने के कारण टकराता है और टकराने के कारण जब टूटता है तब उसको हम लोग सन्निघर्षण कहते हैं। और लास्ट है घोलन। इस घोलन क्रिया में क्या होता है कि नदी का जो जल है घुलने वाले चट्टानों को अपने में घोल लेते हैं और उसके बाद उसका अपर्दन करते हैं, तब उस क्रिया को हम लोग घोलन कहते हैं। कि ये जो अपर्दन का जो कार्य है वो नदी के जल के गति पर निर्धारित होता है। अपर्दन का जो कार्य है वह कहते हैं, अपर्दन की जो शक्ति है नदी के जल के वेग के दोगुना होता है। मान लीजिए कि यदि नदी के वेग को बढ़ा दें, एक मिनट इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, कहते हैं क्या कि अपर्दन शक्ति प्रोपोर्शनल टू नदी के वेग के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नदी के वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो नदी का जो अपर्दन शक्ति है वह 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नदी का अपर्दन शक्ति जो है नदी के वेग पर निर्भर करता है। नदी का वेग यदि 2 गुना हो जाता है तो अपर्दन शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगा। चलिए, अब है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि नदी का जो जल है
टूटे हुए इन शक्तियों के कारण जो चट्टानें टूटती है, उस टूटे हुए चट्टानों के टुकड़े को एक जगह से लेकर दूसरे जगह प्रभावित करता है। तो वो 4 तरीका से होता है, कर्षण, उत्परिवर्तन, लटकना और घूलन। उसको इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रैक्शन, साल्टेशन, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। इसको बड़ा आसानी से समझा जा सकता है कि एक छोटे से दूसरे तरीका समझते हैं। ट्रैक्शन क्या होता है, जब नदी अपने वेग के कारण चट्टानों को लुढ़का कर, मतलब जब चट्टान लुढ़कते लुढ़कते एक जगह से दूसरे जगह गति करते हैं, जब दूसरे जगह जाते हैं, तब उसको हम लोग ट्रैक्शन कहते हैं। जब चट्टान उछल उछल कर, मतलब जब चट्टान इस तरह से जाते हैं, तब उसको हम लोग ट्रैक्शन कहते हैं। जब चट्टान उछल उछल के जाते हैं, तब उसको हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। और जब चट्टान, जो घुले हुए चट्टान हैं, जब लटक के जाते हैं जल में, तब उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। और जब चट्टान घुल जाते हैं, इस तरह से घुल जाते हैं कि जल और उस चट्टान के जो कण होते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तब उस तरह से जब चट्टान अपर्दित पदार्थ कह सकते हैं, जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तब उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, घुलन कहते हैं। तो ये 4 तरीका है। चट्टान लुढ़क के एक जगह से दूसरे जगह जाता है, चट्टान उछल करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, चट्टान लटक कर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और चट्टान घुल कर जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तब उसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जब चट्टान लुढ़क करके एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तब उसको हम लोग ट्रैक्शन कहते हैं, कर्षण कहते हैं। जब चट्टान उछल कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तब उसको हम लोग उत्परिवर्तन या फिर साल्टेशन कहते हैं। जब चट्टान लटक कर एक जगह से, जल में लटक कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तब उसे हम लटकना है, सस्पेंशन कहते हैं। और जब चट्टान जल में घुल कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तब उसे हम लोग घोलन कहते हैं। और एक जब इस अपर्दित पदार्थ, अपर्दित चट्टान जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और जाने के बाद उसका जमाव करते हैं, निक्षेपण, जमाव कर देते हैं, तब उस क्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ये 3 क्रिया, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, नदी के कार्य हैं। और इस नदी के कार्य के कारण एक रिजल्ट बनता है, जिससे कि नदी घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, एक नदी घाटी का निर्माण होता है, और कालांतर में यह नदी घाटी गहरी होती है, चौड़ी होती है और लंबी होती है। तो नदी घाटी गहरी होती है, नदी घाटी चौड़ी होती है और नदी घाटी लंबी होती है। इस अपर्दन के शक्तियों के साथ साथ कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं जिसके कारण घाटी गहरी, लंबी और चौड़ी होती है। जैसे घाटी गहरी होती है चट्टानों के और बारिश के स्थिति के कारण। ये अपर्दन शक्तियां तो कार्य करती ही है, और उसके कारण साथ साथ चट्टानें, यदि चट्टानें कमजोर हैं, मुलायम हैं, तो घाटी का निर्माण जल्दी होगा, तेजी से होगा, गहरी होगा। और यदि चट्टानें कठोर हैं, बारिश कम होती है, तो चट्टानें गहरी होगी, चौड़ी नहीं होगी। इस तरीके से अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना ठीक नहीं है। तो अपर्दन शक्तियों के साथ साथ और भी कुछ शक्तियां हैं जो कार्य करते हैं, जैसे वर्षा, जलवायु, चट्टान की बनावट, वनस्पति, ये सारी चीज़ें काम करती है, जिसके कारण घाटी लंबी भी होती है, घाटी गहरी भी होती है और घाटी चौड़ी भी होती है। चलिए, इस वैली डिपनिंग, वैली वाइडनिंग और वैली लेंथनिंग के कारण एक संपूर्ण घाटी का निर्माण करते हैं। नदी क्या करती है? एक संपूर्ण घाटी का निर्माण करती है, और उस घाटी को हम लोग नदी घाटी कहते हैं। और उसको अपर्दन के ख्याल से 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे पर्वतीय भागों में बहने वाली नदी का भाग, मैदानी भागों में बहने वाली नदी का भाग, और
डेल्टाई भागों में बहने वाली नदी के भाग। तो पर्वतीय भाग में जब नदी बहती है तब उसको हम लोग नदी की युवा अवस्था कहते हैं। मैदानी भागों में जब नदी बहती है तब उसको हम लोग प्रौढ़ावस्था की नदी कहते हैं, और जब डेल्टाई भागों में नदी बहती है तब उसको हम लोग वृद्धावस्था की नदी कहते हैं। इस पर्वतीय भाग जिसको हम लोग प्रथम अवस्था या फिर युवा अवस्था भी कहते हैं, ध्यान रखना क्या, पर्वतीय भागों में बहने वाली नदी जो है उसको युवा अवस्था की नदी या फिर प्रथम अवस्था की नदी कहते हैं। इस अवस्था में नदी का केवल और केवल अपर्दन होता है। ध्यान में रखिएगा कि नदी अपने प्रथम अवस्था में या फिर युवावस्था में या पर्वतीय भागों में नदी केवल अपर्दन करती है, और इस भाग में नदी का डीपनिंग होता है, यानी वैली डीपनिंग होता है, नदी की घाटी गहरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पर्वतीय भागों में एक वर्ड है जो हम लोग बाद वाले वीडियो में बात करेंगे, उसका होता है हेडवर्ड इरोजन। इसमें क्या होता है कि नदी अपने पीछे, मतलब नदी तो लंबी बढ़ती ही है, नदी अपने सर के मतलब पीछे की तरफ अपर्दन करती है, जिसको हम लोग हेडवर्ड इरोजन कहते हैं, और वह केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है, नदी के प्रथम अवस्था में होती है। तो पर्वतीय भागों में क्या होता है, नदी अपने हेडवर्ड इरोजन के कारण क्या होता है, नदी की घाटी लंबी भी होती है और नदी की घाटी गहरी भी होती है। तो मतलब पर्वतीय भाग में नदी के प्रथम अवस्था में या फिर युवावस्था में नदी क्या होता है, अपर्दन का कार्य होता है, और साथ साथ क्या होता है, उसकी घाटी गहरी होती है और घाटी लंबी भी होती है। वो पीछे की तरफ लंबी होती है, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ लंबी होता है। चलिए, मैदानी भागों में जिसको नदी की दूसरी अवस्था या फिर नदी के प्रौढ़ावस्था कहा जाता है, इस अवस्था में नदी तीनों कार्य करती है, अपर्दन का कार्य करती है, परिवहन का कार्य करती है और निक्षेपण का कार्य भी करती है, ठीक है। तो नदी मैदानी भागों में जिसको हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं, इसमें अपर्दन, निक्षेपण एवं परिवहन तीनों कार्य करती है। और अंत में है डेल्टाई भाग। इस भाग में नदी केवल और केवल निक्षेपण करती है। क्यों करती है कि इस भाग में नदी इस भाग में एकदम इसकी गति मंद हो जाती है। मंद होने के कारण इसका लोड कैपेसिटी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना यहाँ पे नदी के वेग में अपर्दन शक्ति। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो है कि नदी की जो परिवहन शक्ति है, ये तो अपर्दन शक्ति का हम लोग बात करें ना, एक नदी की परिवहन शक्ति है, परिवहन शक्ति जो है ये प्रोपोर्शनल होता है नदी के वेग के 6 टाइम्स। मतलब यदि नदी का वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति 64 गुना बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या होता है डेल्टाई भागों में कि नदी का वेग एकदम मतलब नदी की जो गति है एकदम कम मंद हो जाती है, जिसके कारण उसका लोड कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाता है। लोड कैपेसिटी कम होने के कारण क्या होता है, वो ढो नहीं पाती है उस अपर्दित पदार्थों को, जिसके कारण वह जमा करने लगती है, जिसके कारण एक नया स्थलाकृति का निर्माण करता है। वो हम लोग बाद में बात करें, जिसको डेल्टा कहते हैं। इसलिए उस भाग को हम लोग डेल्टाई भाग भी कहते हैं। तो नदी की 3 भाग, पर्वतीय अवस्था की नदी जिसको हम लोग युवावस्था कहते हैं, मैदानी अवस्था की नदी प्रौढ़ावस्था कहते हैं। मैदानी अवस्था में क्या होता है, नदी का वैली वाइडनिंग होता है। मतलब नदी क्या होता है कि उसकी जो घाटी होती है चौड़ी होती है, क्योंकि उसमें नदी का जो गहरी करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। नदी इसलिए साइड में कटता है, साइड में काटने के कारण नदी वाइड होता है और डेल्टाई भागों में नदी समाप्त हो जाती है, या फिर नदी सारी अपर्दित पदार्थ को जमा कर देती है। ठीक है, आज हम लोग जाने क्या किया, नदी के कार्य, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, इन तीनों शक्तियों के कारण नदी का घाटी का निर्माण होता है। और उस नदी के घाटी में कुछ और शक्तियाँ मिल जाती है, जैसे स्थलाकृति, जलवायु, वर्षा, वनस्पति। इसके कारण क्या होता है, चट्टान का डिपनिंग होता है, चट्टान का वाइडनिंग होता है, चट्टान का लेंथनिंग होता है। मतलब क्या, चट्टान गहरी होती है, घाटी गहरी होती है, घाटी चौड़ी होती है और घाटी लंबी होती है। और उस संपूर्ण क्रियाओं के कारण एक संपूर्ण नदी घाटी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, युवावस्था की नदी, प्रौढ़ावस्था की नदी, वृद्धावस्था की नदी। आज के लिए इतना ही।